हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं टीएस सर। मेरा यूट्यूब चैनल टी टैलेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं, जिसमें आपको मैं साइंस का कई चैप्टर्स का रिवीजन करा दिया हूं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाला हूं इसी चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा, अच्छी तैयारी होगी आपकी बोर्ड परीक्षा की। दोस्तों, आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने दो क्वेश्चन लगा रखा है, आप इसको देखेंगे और इसका आंसर आप चूज करिए। तब तक मैं आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों, आइए फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे, फास्टली रिवीजन हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दोस्तों देखिए, परावर्तन के लिए क्या होता है। देखिए, परावर्तन शब्द है, मतलब होता है वापस लौटना। देखिए, यहाँ पे कोई एक चिकना सतह मैं बना रहा हूं, जैसे कि ये पेंटिंग का भाग दिखाया जाता है। कांच है और कांच का एक भाग क्या होता है, पेंटिंग होता है। तो ये पेंटिंग मैं कर रहा हूं कांच का। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यह M1 M2 कोई एक समतल चिकना सतह है। दोस्तों, अब इस चिकने सतह पे मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण है। यहाँ पे मैं एक सीधी अभिलंब रेखा खींच दूं, इसको हम कहते हैं अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिलंब कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए इस बिंदु को मैं बी मान लेता हूं, इस बिंदु को एन मान लेता हूं। बी एन क्या है? अभिलंब है। दोस्तों, यहाँ देखिए, अगर कोई यहाँ पे प्रकाशी केंद्र है और इस प्रकाशी केंद्र से प्रकाश किरणें निकल रही हैं और यहाँ से किरणें आकर के और इस तल से टकरा रही हैं। दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई किरण एक आ रही है, यहाँ से एक किरण आई और आकर के क्या हुई, ये आपतित हुई किस पर? चिकने सतह पर। दोस्तों, आपतित हुई, तो इसको आपतित हुई है किरण, यह किरण, इस किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे दोस्तों? आपतित किरण इसको कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे ये किरण आके यहाँ पे टकराई समतल में, चूंकि ये जो बाहर का जो भाग है ये पेंटिंग किया हुआ है, जैसे कांच आप देखते हैं ना घरों में, बाहर क्या होता है? पेंटिंग होता है। तो ये किरण टकराएगी, क्या हो जाएगी? यहीं से वापस हो जाएगी। तो यहां से किरण टकरा करके क्या हो जाएगी? इधर इस दिशा में ये चली जाएगी, लौट जाएगी। ठीक है, तो ये परावर्तित हो गई। ठीक है, परावर्तित हो गई, तो इसको कहेंगे हम परावर्तित किरण। क्या कहेंगे दोस्तों? परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और ये जो खींचा गया है ना, ये दोनों बिंदुओं से सीधा, ये इसको कहते हैं हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिलंब कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, इस फिगर के माध्यम से आप कंप्लीटली समझ जाएंगे। दोस्तों देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराती है, चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराती है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश किरण को टकरा करके यहां से ये लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों, बिल्कुल इजी वे की परिभाषा है, आप आसानी से बोर्ड परीक्षा में इस परिभाषा को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण है और ये विलंब है, इनके बीच में जो ये कोण बन रहा है, कोण बनेगा, इस एंगल को हम कहते हैं, आई से लिखते हैं, इस एंगल का नाम है, हम कहते हैं इसको आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन कोण कहेंगे इसको, आपतन कोण। अब ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां से ये क्या परावर्तित हो रही है, तो परावर्तित हो गई, तो इसको कहते हैं, स्मॉल आर से इंगित करते हैं, इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? परावर्तन कोण कहते हैं इसको, परावर्तन कोण कहेंगे इसको, परावर्तन कोण कहेंगे इसको। दोस्तों, ये हो गया आपका परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सब कुछ समझ गए, कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई एक प्रकाश किरण है, किसी माध्यम से किसी भी प्रकाश किरण से चलने वाली प्रकाश किरण होती है और वह आकर किसी चिकने तल से टकराती है, टकरा करके वह वापस लौट जाती है। तो टकरा करके वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो किरण आगे टकरा रही है, यह किरण आपतित हो रही है, इसको आपतित किरण कहते हैं। जो किरण वापस लौटती है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों किरणों के मिलान बिंदु से जो एक सीधी रेखा लंबवत खींची गई है, इसको अभिलंब कहते हैं। और देखिए दोस्तों, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। और जो ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर इसके नियम भी होते हैं, परावर्तन के नियम। अक्सर परीक्षा में ये पूछता है, परावर्तन के नियम लिखिए।
तो परावर्तन के नियम आपको मैं याद करा दे रहा हूं, आज से भूलेंगे ही नहीं कभी दोस्तों, बिल्कुल इजी वे से इसी फिगर के माध्यम से। बस फिगर देखिए यार, अच्छा फिगर तो आप देखते ही हो लेकिन वो वाला फिगर नहीं देखते हो जो देखना चाहिए। फिगर देखो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस फिगर को देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ये आपका आपतित कण है और ये क्या है परावर्तित कण है और ये क्या है अभिलंब है। ये तीनों देखिएगा एक ही बिंदु पे स्थित है तीनों। तो पहला नियम भी यही है, मतलब आपतित कण परावर्तित कण तथा ये खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है परावर्तन का। दूसरा नियम तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, देखिए ये आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में क्या होते हैं हमेशा बराबर होते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजी वे से है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये आपका हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब आपका आएगा प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों। थोड़ा सा अपवर्तन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अपवर्तन क्या होगा, देखिए अपवर्तन में हमेशा दो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कितने माध्यम की दोस्तों, दो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी अपवर्तन के लिए। देखिए थोड़ा सा परावर्तन पढ़ लिए, हम लोग अपवर्तन पढ़ लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, अब अपवर्तन पढ़ेंगे हम। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन बिल्कुल फास्टली मैं पढ़ा रहा हूं आपका, मैं बिल्कुल टाइम लॉस नहीं करना चाहता हूं, टू द पॉइंट अब पढ़िए केवल, ठीक है दोस्तों। यहां देखिए इसमें दो माध्यम है, दो माध्यम होते हैं। मान लीजिए ये माध्यम वायु है, इस माध्यम को हम कांच का ले रहे हैं, कांच, ठीक है दोस्तों। ये आपका ये कांच हो गया और जो पहला माध्यम वो क्या है वायु है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक और फिगर बना देता हूं मैं, यहां पे हल्का सा छोटा सा बना देता हूं। यहां देखिए मैं इसको कांच मान रहा हूं ऊपर जो किरण है, और इसको मैं वायु मानता हूं जो नीचे किरण है, ठीक है दोस्तों। चलिए यह कांच है हो गया। बिल्कुल आप वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बेहतर तैयारी चाहिए, आप वीडियो को बस देखिए। यहां देखिए वायु अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के लिए हमेशा दो माध्यम चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहां देखिए जैसे वायु एक माध्यम होगी, एक माध्यम मेरा क्या है कांच है। अब प्रकाश कण क्या हो रहा है, कोई प्रकाश कण यहां से चल रही है वायु से चल रही है, और यहां से देखिए ये दोनों माध्यमों का ये पृथककारी तल है, दोनों को अलग कर रहा है ये तल है। अब ये कोई किरण चली, अब किरण क्या हुई यहां से टकरा करके वापस नहीं हुई, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। अब जब से इस माध्यम में प्रवेश करेगी, देखिए इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल यही इसका माध्यम होना चाहिए, बिल्कुल सीधा निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जैसे ही ये दोनों माध्यमों के ये पृथककारी तल पर आएगी प्रकाश किरण, वैसे ही अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी दोस्तों। अब यहां से ये देखिए ये सघन माध्यम है, कांच क्या है सघन है, और ये क्या है आपका विरल है। तो जब विरल से सघन में जाती है प्रकाश किरण तो अभिलंब की ओर झुक जाती है दोस्तों, ये इस दिशा में चलेगी, ये इधर ना जाकर के इस दिशा में आ गई। अब ये देखिए ये आपका जो है ना ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण, क्या हो जाएगी ये अपवर्तित किरण। और ये तो पहले जैसा आपतन कोण है, आपतित किरण हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपतित किरण हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे जो कोण बन रहा है देखिए इसका नाम दे सकते हैं आप ABC, ठीक है दोस्तों। इसको N1 N2 मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कोण बनेगा इसको कहेंगे हम आपतन कोण, और यहाँ पे जो कोण बनेगा I इसको कहेंगे अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे दोस्तों अपवर्तन कोण। अब देखिए यहां से निकल जाएगा परिभाषा आपका प्रकाश का अपवर्तन क्या है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल वे से मैं परिभाषा आपको बता दे रहा हूं। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दूसरे माध्यम में अभिलंब अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होकर या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। या बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण का ये जो विचलन है इसी विचलन को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों। अब यहां देखिए अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, जैसे अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, जैसे आपका इसका प्रकाश का परावर्तन का दो नियम था, वैसे अपवर्तन का भी दो नियम होगा। देखते हैं दोस्तों अपवर्तन के दोनों नियम क्या हो सकते हैं इस फिगर के माध्यम से, उसको भी मैं समझा दूंगा आपको आसानी से। देखिए यहाँ क्या है आपतित किरण
और ये क्या है, अपवर्तित किरण। अब इसको अपवर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण, और ये देखिए इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में नहीं जाना है, ये दिशा है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा ये अभिलंब, तीनों कहाँ है, एक ही तल में है। तो पहला नियम यही होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखना दोस्तों बिल्कुल इजी है। यहाँ इसको कहते हैं साइन आई की जे, साइन आई, और यहाँ पे क्या है, साइन आर। दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। ये दूसरा नियम है। ठीक है, आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है दोस्तों। और ये दोनों इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। कई बार ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम लिखिए। तो आप बस इस इक्वेशन को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन आई अपन साइन आर बराबर एन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि आप प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। बताइए दोस्तों, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होगा, बताइए। क्या ये हो सकता है बराबर आर? नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों बराबर हो नहीं सकते। यहाँ एफ बराबर 1/r, ये तो होगा ही नहीं यार। ये देखिए यहाँ पे सी वाला हो सकता है, डी में देखा जाए एफ बराबर 2r, नहीं ये नहीं होगा। अब देखिए ये सी होगा, कैसे सी होगा, देखिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखिए होता क्या है फार्मूला, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो हमेशा फोकस दूरी की दोगुनी होगी, या यूं कहिए कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, यानी F बराबर r/2। जो फोकस दूरी होती है ना किसी दर्पण की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है दोस्तों, 1/2 होती है। तो यहां देखिएगा, अब इस प्रकार का तो कोई विकल्प में दिया ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि कहां से आएगा, क्योंकि विकल्प में तो ही नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन यही होता है, इसका रियल ही है F बराबर r/2, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रांजेक्शन कर दिया गया। देखिए यहां से, यहाँ r बराबर क्या हो गया है, 2f हो गया है, r बराबर 2f हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आप क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। देखिए 1 से r में करेंगे तो r हो जाएगा, 2 से फिर 2f हो जाएगा, तो r बराबर 2f, यही आपका r बराबर 2f। r बराबर 2f, देखिए ये इक्वेशन है आपका, r बराबर 2f। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार में कुछ छोटा बनेगा? दोस्तों 3 कंडीशन है, वास्तविक बनना चाहिए, उल्टा बनना चाहिए और आकार में छोटा होना चाहिए। कौन सा दर्पण हो सकता है बताइए? उत्तल होगा क्या? क्या उत्तल होगा? उत्तल से तो जो प्रतिबिंब बनते हैं वे हमेशा जो है, याद रख लीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी, और वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। ये उत्तल दर्पण है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा। यानी उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति चाहे कुछ भी हो, कहीं भी रखी गई हो, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनेगा, आभासी, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। दोस्तों ये उत्तल दर्पण का हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसी से पता चल जाता है कि उत्तल तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं गया। यहाँ पे दिया गया है वास्तविक, उल्टा व आकार में क्या है, कुछ छोटा। वास्तविक भी होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, तो इसमें तो देखिए ना कुछ नहीं होता, तो इसको छांट दीजिए आप। तो ये उत्तल तो कभी नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अवतल दिया गया है, अवतल। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा जो है वो डिपेंड करता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा गया है, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात वास्तविक की है, उल्टा प्रतिबिंब की है, तो निश्चित रूप से वह अवतल दर्पण ही होगा। दोस्तों ये छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता कब है? 2 कंडीशन में बनता है, या तो जो वस्तु होगी वो अनंत पे रखी गई होगी तब जाके बनेगा ऐसा, या वो अनंत और फोकस के, अनंत और उसके फोकस या वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी गई है दोस्तों। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु हो तब भी प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक, उल्टा व छोटा बनता है दोस्तों। तो इस प्रकार यह आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।